हाँ, तो हमने चैप्टर शुरू करा है फिजिक्स में ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इलास्टिसिटी की। देखो भी इलास्टिसिटी क्या होती है, हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सॉलिड जो उनके गुणधर्म होते हैं ठोसों के, वो हम देखेंगे। ठीक है, सॉलिड्स के। अब हम पहली बात करें प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होती है, देखो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर आरोपित विरूपक बल, है ना, जिसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। देखो भाई, इलास्टिसिटी किसे कहेंगे, मान लो किसी बैलून को हमने दबाया, ठीक है, क्या दिया उसमें, डिफॉर्मिंग फोर्स दिया, क्या दिया उसमें हमने, विरूपक बल दिया। जब जब हम विरूपक बल देंगे, जब हम उसे हटा देंगे, तो वो वापस वैसे ही आकृति में, वैसी मूल अवस्था में, अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आएगा। तो इसी को हमने क्या कहा है, इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, ऐसे मैंने विरूपक बल दिया, उसमें एक विकृति हुई, इसकी आकृति में बदलाव हुआ, विकृति आई। अब जैसे ही मैंने वो विरूपक बल हटाया, तो वापस से क्या होगी, वो उसी ही आकृति में आ गई, पुनः वही आ गई, तो वो पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है। उसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। अब विरूपक बल क्या होता है, देखो भाई, वह बल जो वस्तु की लंबाई, आयतन, आकृति में परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। जो बल उसकी वस्तु की आकृति, आकार और आयतन वगैरह में बदलाव करने की चेष्टा, मतलब कि बदलाव रखने की ताकत रखते हैं, या बदलाव करने वाले बल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विरूपक बल। ठीक है। अब प्रत्यास्थता फिर से आगे, इलास्टिसिटी क्या होती है, बाह्य विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकृति में परिवर्तन का विरोध। अब देखो ये क्या आ गई, अंदर वाली चीज आ गई। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। देखो भाई, परिवर्तन का विरोध करती है तथा पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। मतलब कि विरूपक बल को हटा देने पर वो जो पूर्व अवस्था आ जाती है, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब प्रत्यानन बल क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। देखो भाई, विरूपक बल लगाने पर अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे मैंने बैलून को दबाया, तो अंदर की तरफ एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। भाई नहीं, हम इसको क्या करेंगे भाई, नहीं, उसकी आकृति नहीं चेंज करने देंगे। तो अंदर की तरफ क्या लगता है, एक आंतरिक प्रतिरोध रखता है, आणविक बल के कारण होता है, और इसे आंतरिक प्रत्यानन कहते हैं, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, या आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहते हैं, है ना, जो कि क्रिया के खिलाफ काम करता है, प्रतिक्रिया बल होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब यही जो है रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहेगा, वही दोबारा इलास्टिसिटी, मतलब इसी के कारण होती है, दोबारा वही आकृति मूल अवस्था में ले आएगा। अब प्लास्टिक वस्तु क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी बाहरी बल हटा लेने के पश्चात भी, मान लो मैंने जो ये मैं क्या कहते हैं इसे, डिफॉर्मिंग फोर्स जो दे रहा था मैं, इसे कहता है विरूपक बल। विरूपक बल जो दे रहा था उसको मैंने हटा दिया, तब भी क्या हुआ, वो वस्तु वैसी की वैसी ही रही। ठीक है, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी। तो मूल अवस्था में नहीं आती है। एग्जाम्पल जैसे मोम ले लिया हमने, है ना, गीली मिट्टी ले ली, है ना, या अंदर से हमने उसको जैसे हमने उस पर फोर्स लगाया, अब इसे छोड़ दिया, तो वापस वैसी वैसी नहीं आएगी, वही रहेगी। ठीक है, तो इसे इलास्टिसिटी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, अब हम स्ट्रेस देखेंगे। प्रतिबल क्या होता है, यहाँ से चैप्टर हमारा शुरू होता है। प्रतिबल, स्ट्रेस, देखो भाई, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के संगत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। मतलब कि जो अंदर की तरफ जो बल लग रहा है ना, उसी को हम स्ट्रेस कह रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, देखो भाई, प्रतिबल स्ट्रेस क्या होता है, प्रत्यानन बल, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो अंदर की तरफ लग रहा है, जो उसको रिस्टोर करने में लगता है, वो बल प्रत्यानन बल, या आंतरिक प्रतिक्रिया बल, जिसे हम कहते हैं, बटे में क्षेत्रफल। जिस क्षेत्रफल पे तुम उसको बल लगा रहे हो, और अंदर की तरफ जो बल आ रहा है, बल लग रहा है ना, वो क्षेत्रफल पे लगा रहे हो, और अंदर की तरफ जो बल लग रहा है उसको आपस से बटा कर दो, तो हमारा निकल आता है स्ट्रेस, प्रतिबल। तो बल के विरुद्ध बल जो होता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल में है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब बाहर की तरफ बल बटे में क्षेत्रफल भी तो कुछ होता है। बाहर की तरफ बल अगर कुछ लग रहा है किसी क्षेत्रफल पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर, जैसे पिस्टन में हम दबा रहे हैं, पिस्टन में हम
दबा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, किसी क्षेत्रफल पर, तो क्या सॉरी, हम फोर्स लगा रहे हैं किसी पिस्टन पर क्षेत्रफल पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। फोर्स बटे में एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, ये क्या है, ये बाहर की तरफ लग रहा है ना, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन ये जो हमारा क्या नाम है इसका, जो हमारा क्या स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है, वो अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, है ना। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है हमारा बटे एरिया में, तो हमारा आता है स्ट्रेस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, देखो भाई, जो आंतरिक बल है, जो अंदर अंदर लग रहा है, जो हमारा इंटरनल फोर्स है, और जो बाहर का फोर्स है, वो दोनों बराबर होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि FR बटे में XEE एक्सटर्नल बटे में एरिया बराबर होते, साम्यावस्था कहलाती है, ठीक है। अब इसकी विमाई भी देख लेते हैं। देखो भाई, प्रतिबल की विमा, फोर्स है, फोर्स का होता है ML_T-2, और नीचे एरिया है तो उसका L स्क्वायर होगा, L ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा ML-1T-2, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अब हम देखेंगे प्रतिबल के प्रकार, देखेंगे जो हमारा क्या स्ट्रेस है उसके प्रकार है। सबसे पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब ये ऐसा लॉन्गिट्यूडनल, तो जिसमें, अब ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है ऐसा बल जो अनुप्रस्थ काट के लंबवत लगता है, उसी को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। मतलब कि सतह के लंबरूप लगता है, जैसे इस कोई सतह है, जैसे ये मान लो ये उंगली है, उंगली की ये सतह है, अब इसके लंबरूप लग रहा है, इसके लंबरूप लग रहा है, तो ऐसे बल को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तनन प्रतिबल, तनन मतलब कि लंबाई जिसमें बढ़ेगी, जिसमें इसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल मतलब कि उसकी लंबाई बढ़ेगी, वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, तनन प्रतिबल। उसके बाद है संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न मतलब कि क्या होगा, कम होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसमें क्या होती है, लंबाई में कमी होती है, और ये लग कहाँ पर रहा है, ये लग रहा है वस्तु के लंबवत, वस्तु के लंबरूप, है ना, सतह के लंबरूप। अब हम देखेंगे दूसरा प्रतिबल के प्रकार में, पहला हो गया अनुदैर्ध्य, अब और देखेंगे आयतन प्रतिबल। आयतन, वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो भाई, कोई बीकर है, उसमें पानी भरा, उसमें बॉल डाल दी। अब ये जो बॉल के ऊपर जो हमारा स्ट्रेस लगेगा, ये चारों तरफ से लगेगा ना, पानी चारों तरफ से इसमें फोर्स लगाएगा। तो जब पूरे आयतन पर समान बल लगने पर, पूरे आयतन पर समान बल लगने पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस आयतन का विरोध करने वाले प्रतिबल को आयतन प्रतिबल कहते हैं, ठीक है, इसे आयतन प्रतिबल कहेंगे। अब उसके बाद अपरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस। अब ये देखो, शियर स्ट्रेस कैसा, देखो भाई, मान लो कोई हमने लिए एक वस्तु, अब इसी के स्पर्श पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये कहीं पर रखी हुई है, इसी के स्पर्श पर हम ऊपर की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। मान लो ये किताब है, इसके ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, तो किताब आगे की तरफ मुड़ जाएगी ना, थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाएगी। तो इसके वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया, आयतन में, भार में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी खिसक गई, मतलब कि कुछ डेल्टा एक्स का चेंज आया है, ठीक है। तो इस प्रतिबल में आयतन में प्रतिबल नहीं होता। जब प्रतिबल वस्तु की सतह के समान, इसके सतह के समांतर या स्पर्शी होता है, क्या होता है, बल जब इसके समांतर या प्रतिबल जो होता है समांतर स्पर्शी होता है, आकृति में परिवर्तन होता है, डेल्टा एक्स उत्पन्न होता है। इसी को हम शेयर स्ट्रेस कह रहे हैं, किसी के स्पर्श पे लगने वाला बल, है ना, प्रतिबल। अब उसके बाद है भंजन। ये देखो, ये भी तो दोबारा वापस लौट आएगी ऐसी आकृति में, है ना। तो ये सारे वैसे देखने जो क्या हो जाए, दोबारा इलास्टिसिटी इनके अंदर हो। अब भंजन प्रतिबल क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। पदार्थ को तोड़ने के लिए प्रतिबल या अंतिम सामर्थ्य कहते हैं, मतलब कि जो पदार्थ को तोड़ ही डाले, भंजन करते, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। ऐसा हमने बल दिया, उससे वो टूटी गई, भंजन प्रतिबल। अब विकृति देखेंगे, स्ट्रेन देखेंगे, विकृति। अब हमने क्या देख लिया, पहले हमने देख लिया स्ट्रेस, जिसको हमने प्रतिबल कहा है। अब हम देखेंगे विकृति, स्ट्रेन, जिसमें आकृति में चेंज आ रहा था। तो देखो भाई, विकृति होता क्या, वस्तु के विन्यास में परिवर्तन, है ना, बटे में प्रारंभिक विन्यास। जो वस्तु की जो चेंज हुआ है वस्तु में, और जो वस्तु पहले जो थी, उन दोनों का बटा कर दो आपस में, है ना। चेंज और ओरिजिनल, चेंज बटा ओरिजिनल को हम कहते हैं विकृति, स्ट्रेन, ठीक है। अब ये भी तीन प्रकार का होता है। देखो भाई, चेंज आया है, अलग अलग वस्तु होती है, उनके प्रकार होंगे। तो सबसे पहले वही वस्तु अनुदैर्ध्य विकृति,
जिसमें कि क्या होगा, लंबाई में जिसके कहाँ लग रहा है हमारा जो बल लगेगा, जो चेंज होगा वो तो एक तो तनन हो सकता है या तो एक संपीड़न हो सकता है। तो अनुदैर्ध्य में क्या होता है, सतह के लंबरूप लगता है। तो यह क्या होता है भाई, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल, डेल्टा दे मान लो ये मेरी वस्तु है ना, इसके मैंने सतह पर क्या करा, इसके लंबरूप ऐसे खींचा या इसको ऐसे कम करा तो कुछ डेल्टा एल का चेंज आएगा ना। तो डेल्टा एल बटे में एल, तो मतलब कि डेल्टा एल ये परिवर्तन आया और उसकी ओरिजिनल आकृति थी एल, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी। उसके बाद आयतन विकृति, मान लो मैंने एक बॉल को डाला बीकर में, अब उसकी वजह से कुछ आयतन का चेंज आया, थोड़ा आयतन बढ़ गया ऐसे इतना, तो डेल्टा वी का चेंज आया, तो डेल्टा वी बटे में वी, इसकी आयतन विकृति हो जाएगा। अपरूपण विकृति, देखो पहले वस्तु जो थी, मान लो ये किताब है रखी हुई है ऐसे करके, मैंने इसको ऐसे थोड़ा खींच दिया, ये किताब है, ये मान लो किताब है, इसको मैंने यहाँ से इसके क्या है, क्या करा इसका स्पर्शी ऐसे करके यहाँ पर समरूप इसको ऐसे खींच दिया, तो ये डेल्टा एक्स की थोड़ी सी क्या आ जाएगी यहाँ पर चेंज आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स, और पहले मान लो ऐसी थी वो एल थी, एल, डेल्टा एक्स बटे में एल क्या है, इसकी अपरूपण विकृति है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे गोल्डन पॉइंट्स, मेन पॉइंट जो है, प्रतिबल विकृति वक्र, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, देखो भाई एक ग्राफ है जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को बताता है। देखो स्ट्रेस मतलब जो अंदर की तरफ प्रतिबल लग रहा है, स्ट्रेन मतलब जो आकृति में चेंज आ रहा है। तो जैसे जैसे हम प्रतिबल देंगे वैसे वैसे क्या होगी, आकृति में चेंज आता रहेगा। तो शुरू में जब वस्तु को ओ से ए ले गए, मतलब कि वस्तु में कुछ प्रतिबल दिया है ना, जिससे विकृति हुई, तो ये दोनों क्या थे, समान थे, मतलब समानुपाती सीमा तक हम लेके गए, जहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ओ से ए तक समानुपाती, जैसे जैसे हम स्ट्रेस दे रहे हैं वैसे वैसे विकृति हो रही, जैसे जैसे स्ट्रेस दे रहे हैं वैसे वैसे विकृति हो रही, तो समान थे, ठीक है। उसके बाद ए से बी तक गए, अब ए से बी में क्या हुआ कि यहाँ पर असमानुपाती हो गया। कैसे, प्रतिबल हम थोड़ा सा दे रहे हैं लेकिन विकृति बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रतिबल हम थोड़ा सा दे रहे हैं, चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस हम थोड़ा सा दे रहे हैं और जो हमारा स्ट्रेन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर असमानुपाती देखा गया। तो इसमें प्रत्यास्थता अभी भी होगी। प्रत्यास्थता समझ रहे हो ना, इलास्टिसिटी, अगर मैं वस्तु को छोड़ूंगा तो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे प्रत्यास्थता, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर बी से जब सी जाएंगे, बी से सी, हाँ, तो जब हम बी से सी गए, अब यहाँ पर वही चीज होगी, क्या कहते हैं, प्रतिबल तो हम थोड़ा सा देंगे ना के बराबर, लेकिन जो उसमें आकृति में चेंज है, जो उसका स्ट्रेन है, जो उसकी क्या कहते हैं विकृति है, वो बहुत ज़्यादा होगी। और अब जब हम बी से सी जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर जो उसकी इलास्टिसिटी थी, हाँ प्रत्यास्थता थी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर परमानेंट क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, स्थायी विरूपण आ जाएगा, कुछ ना कुछ का स्थायी विरूपण आ जाएगा, मतलब हमारी इलास्टिसिटी जो वस्तु थी वो ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सी से डी, अब जो हमने थोड़ा सा प्रतिबल और दिया और हमने देखा विकृति बहुत ज़्यादा आई, यहाँ पर हमें पता है स्थायी विरूपण तो रहेगी ही, लेकिन अब एक और चीज़ हो जाएगी, वस्तु जो है वो इलास्टिसिटी अपनी पूरी तरह से खो देगी, ये बन जाएगी प्लास्टिक बॉडी बन जाएगी। कैसी वस्तु बन जाएगी, प्लास्टिक बॉडी। अब ये प्रत्यास्थता इसमें पूरी खत्म हो जाएगी सी से डी में। तो ओ से ए समानुपाती दोनों चीज़ रहेगी, और क्या होगा, स्ट्रेन समानुपाती, स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन होगा। और इसी चीज़ को जब वस्तु क्या रहती है, प्रतिबल और विकृति समानुपाती होते, जैसे जैसे प्रतिबल दे वैसे वैसे विकृति होती है, चेंज होता है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बराबर होते हैं, उस समय पर हुक का नियम लगता है, हुक्स लॉ लगता है, ठीक है। अब ए से बी में असमानुपाती हो गया, ठीक है, प्रत्यास्थता लेकिन अभी भी है, इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा, पराभव बिंदु भी कहते हैं। उसके बाद बी से सी तक, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कहाँ से, बी से सी तक, जिसे हम कहते हैं स्थायी विरूपण। अब सी से डी तक, सी से डी तक असमानुपाती तो हो जाएगी और अब प्लास्टिक बॉडी भी लग जाएगी। अगर हम डी से ई तक लेके जाए, थोड़ा सा और प्रतिबल दे, तो वस्तु क्या हो जाएगी,
टूट जाएगी, भंजन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट का जो टी था उसे तनन सामर्थ्य कहते हैं, मतलब कि ये प्लास्टिक बॉडी बन जाएगी और अब उसका भंजन भी हो जाएगा। अगर हम डी से ई लेके जाए तो टूट जाएगी वस्तु, ठीक है। अब हम हुक का नियम देख रहे थे जो कि प्रतिबल समानुपाती विकृति के है। तो अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो के कांस्टेंट आएगा। अब के इधर ही रहने दो, विकृति को उधर लेके जाए तो प्रतिबल बटे में विकृति बराबर हो जाएगा के। अब यहाँ पर के कांस्टेंट है और के को हम कहते हैं प्रत्यास्थता स्थिरांक, गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, मॉड्यूल्स इलास्टिक कहते हैं, मॉड्यूल्स इलास्टिक, ठीक है। स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन बराबर के। अब यहाँ पर मॉड्यूल्स और इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो प्रत्यास्थता गुणांक थोड़ा बहुत इसके बारे में देखते हैं। ये जो के का मान है ना, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके प्रकार है क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। तो मान लो एक अनुदैर्ध्य क्या है, हमने लिया एक कैसा वस्तु लिया, अनुदैर्ध्य लिए है ना, जिसमें उसकी क्या होगा, लंबरूप उसके जब हम प्रतिबल लेंगे तो उसमें चेंज आएगा। तो हमने कहा है कि जो इसका गुणांक है वो होता है के का, है ना, यंग मॉड्यूल्स का। तो मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी का होता है प्रतिबल बटे में विकृति, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम पॉइंट देख रहे हैं यंग गुणांक की या यंग्स मॉड्यूल्स की। तो यंग गुणांक में क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल क्या होता है, किसी क्षेत्रफल पर जब हम फोर्स देते हैं F बटे में A। अब हमारा विकृति क्या होती है, डेल्टा L बटे में L। तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हमें पता है हम जो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल दे रहे हैं ये फोर्स है, और एरिया क्या होगा भाई, हमने मान लो एक तार को खींच रहे हैं तो तार में जो उसकी समरूप है, जो हम जहाँ पे लंबवत लगा रहे हैं वो तो गोला है, तो उसका आर त्रिज्या है, तो पाई आर स्क्वायर होगा ना उसकी क्या, एरिया। तो पाई आर स्क्वायर जो फोर्स है वो क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा है क्या, mg मान लो लग रहा है, ठीक है, फोर्स मान लो, ठीक है, mg बाय पाई आर स्क्वायर बटे में डेल्टा एल और क्या कहते हैं बटे में एल। तो ये इसका क्या है, यंग गुणांक है, यंग्स मॉड्यूल है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन आता है लैबोरेटरी में कैसे से करते हैं, लैबोरेटरी में देखो भाई हम क्या करते हैं, अगर हमें इस तरीके से कोई यंग गुणांक निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, ठीक है, एक स्केल लेते हैं। तो उस स्केल की सहायता से, हाँ, तो हमने मान लो एक स्केल लिया, उस स्केल में हम क्या देखते हैं, एक वस्तु को लगाते हैं। अब उस वस्तु में हम भार को ऐड कर देते हैं। मान लो ये वस्तु हमने ली, कुछ एल इसकी लंबाई हमने स्केल से नाप ली। अब इस वस्तु में हमें क्या देखना, अनुदैर्ध्य ये देखना, गुणांक देखना, यंग्स मॉड्यूल देखना। इसमें हमने कुछ भार रखा तो ये कुछ डेल्टा एल नीचे आ जाती है, तो डेल्टा एल इसमें चेंज हुआ बटे में एल, ये तो बन गया हमारा क्या, विकृति आई इसमें, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे क्या, ये जो हमने प्रतिबल वो कितना दिया, विकृति हमने देख ली, प्रतिबल F बटे में A होता है। तो एरिया क्या होगा, एरिया तो भाई इसका इस तरीके से एरिया है, ठीक है। और जो हमने फोर्स दिया है वो क्या है, mg है, तो mg बटे में A बटे में डेल्टा एल बटे में L। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यंग गुणांक होगा। लैबोरेटरी में हम इस तरीके से कर सकते हैं, किसी वस्तु पर हमने कुछ वजन रखा, उस वजन से उसमें डेल्टा एल चेंज आया, अब उसकी लंबाई थे पहले एल, ये दोनों विकृति हो जाएगी, और इसमें प्रतिबल जो हमने भार लिया है वो बटे में जिस एरिया में हमने रखा है। अब एरिया के लिए हम उसका पूरा मान लेंगे, है ना, जिस एरिया में वो वजन रखा गया। अब हम लास्ट देखेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ भी ये देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या देखा था, यंग गुणांक देखा था। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक देखो भाई, तो यहाँ पर के जो होगा हमारा, है ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में वो होगा आयतन की उससे। तो अगर किसी उसमें आयतन में चेंज आए, देखो भाई मान लो हमने एक पिस्टन में प्रेशर दिया, है ना, उसके कारण सॉरी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है। तो मान लो कोई बीकर में पानी रखा है, वस्तु को डाला तो डेल्टा वी कुछ चेंज आया, तो डेल्टा वी बटे में वी, तो ये तो होगी विकृति। और इसमें फोर्स जो वो बॉल का लग रहा हुआ एरिया के ऊपर, तो हो जाएगा फोर्स बटे में एरिया डेल्टा वी बटे में वी, तो ये हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब पिस्टन प्रेशर पे देखो भाई, मान लो एक हमने क्या ली, सिरिंज ली, उसमें हम क्या मार रहे हैं, वो प्रेशर मार रहे हैं, है ना, प्रेशर मतलब कि वही फोर्स
मतलब लगा रहे हैं, ठीक है। अब किसी एरिया पे लग रहा हो फोर्स बटे में एरिया बटे में, अब देखो इसमें क्या चेंज आ रहा होगा, डेल्टा कुछ वी बटे में वी आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो भाई प्रेशर हम जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे आयतन कम हो रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, असमानुपाती, तो इसीलिए हमने माइनस डेल्टा वी बटे में वी लिया है, ठीक है। और यहाँ पर एफ बटे में एरिया क्या है, प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर बटे में डेल्टा वी बटे में वी, तो ये हो जाएगा हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब उसके बाद है लास्ट का अपरूमण। अपरूमण प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, दृढ़ता गुणांक जिसे हम कहते हैं। तो अपरूमण हमने देखा था कि किसी बुक को हमने थोड़ा चेंज करा, डेल्टा एक्स का चेंज आया, उसमें जो फोर्स दिया बटे में स्पर्शी फोर्स दिया है ना बटे में एरिया, और इज इक्वल टू में डेल्टा एक्स बटे में एल, ये हो गया हमारा अपरूमण। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब लास्ट का टॉपिक है क्रेन। देखो भाई क्रेन होती है, वस्तु को उठाती है। अब वो वस्तु को उठा रही है, तो इसमें वस्तु को उठाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ लिमिट लगाई जाती है, उसको देखना पड़ता होगा, उसमें जो क्षेत्रफल है जो उसकी रोप का वो भी देखना पड़ता होगा। तो यहाँ पर जो हम तार यूज़ कर रहे हैं, जो जो क्रेन का तार है, उसको हम कैसे पता लगाते हैं। मान लो हमें कोई वस्तु भार उठाना है, ठीक है, तो ये जो उसका एरिया, जो तार का एरिया जो सेट करा जाता है, वो उस भार के समरूप करते हैं, मतलब कि वो जो भार है कितना है उसके हिसाब से करेंगे, इतना भार उसे उठाना है। तो यहाँ पर जब देखो भाई हमें पता है स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस होता है फोर्स बटे में एरिया, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है जो भार है वस्तु का ना, उसी भार के हिसाब से तो हम वो उठा रहे हैं ना क्रेन में। तो फोर्स लग रहा है जो हमारा भार है डब्लू मान लो। अब डब्लू हम गुरुत्वाकर्षण भी लेंगे और साथ में साथ वो हम उसका भार भी लेंगे, ठीक है। एम जी बटे में जो उसका भार है वो दोनों ही लेंगे हम, है ना। तो उसके बाद बटे में एरिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एरिया में पता लगाना है तार का कैसे निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू, हम उसको स्ट्रेस को इधर लिया इधर कर देंगे, तो डब्लू बटे में स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेस जो है ना, इसको हम कहते हैं पराभव सामर्थ्य, ठीक है। पराभव सामर्थ्य मतलब कि स्ट्रेस कितना भार ले, जो कि मतलब कितना एरिया ले जो कि इतने स्ट्रेस में आए, समझ रहे हो, मतलब कि इतना स्ट्रेस उस पर होगा, खिंचाव होगा जिससे वो टूटे ना तार। तो इसको हम कहते हैं पराभव सामर्थ्य एस वाई। अब इस एस वाई का तार अधिकतम बल झेलने वाला यह दिया रहता है, ठीक है। अब ये दिया रहता है, ठीक है, स्ट्रेस जो है। तो मान लो एस वाई हमें दिया गया है, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बना वो ना ए इज इक्वल टू में डब्लू बटे में एस वाई, ठीक है। तो मान लो एक स्टील है, स्टील में हमें एस वाई दिया गया 300 गुणा में 10 की घात 6, है ना। और हमें दिया गया भार, तो भार मान लो ये भार जो है वो उठा लेगी 10 मैट्रिक टन, मतलब 10 की घात 4 किलोग्राम उठा लेगी। तो एरिया इज इक्वल टू में ये हम लिखेंगे भार जो हमारा दिया गया 10 की घात 4 गुणा में, और हमें गुरुत्वाकर्षण भी ले ली, मान लो 10 ले ली बटे में, और जो इसका स्ट्रेस है पराभव सामर्थ्य वो भी ले लिया हमने। इन दोनों को सॉल्व करा तो हमारा आंसर को 3.3 गुणा में 10 की घात -3 आएगा। तो यहाँ पर ये जो एस वाई है, जो पराभव सामर्थ्य स्ट्रेस है, वो दिया रहता है। भार हमें पता रहता है, एरिया हमें बस निकालना रहता है क्रेन में जो उसका तार का एरिया है। मान लो एरिया दिया है, फिर भार निकालना, मान लो भार दिया गया है, एस वाई नहीं एरिया दिया गया, एस वाई निकालना होगा। इस तरीके से हमें पूछ सकता है क्रेन में। तो हमारे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले प्रत्यास्थता देखी, फिर विरूपक बल देखा, फिर प्रत्यास्थता देखी, फिर उसका प्रत्यानयन बल देखा, फिर प्लास्टिक बॉडी देखी, फिर स्ट्रेस देखी, स्ट्रेस के प्रकार देखे, फिर उसके बाद हमने विकृति देखी, विकृति के प्रकार देखे, फिर हमने पूरा ग्राफ देखा, यही मेन पॉइंट था हमारा, ग्राफ किस तरीके से होता है। फिर हमने देखा मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमने के कॉन्स्टेंट निकाला था, उसके 2-3 प्रकार हमने देखे। फिर लास्ट का टॉपिक हमने देखा क्रेन। तो क्रेन के साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हुआ।